जरा एक ऐसे विशाल भूभाग की कल्पना कीजिए जिसकी आबादी ब्राजील जैसे बड़े देश से भी ज्यादा हो और जिसकी अर्थव्यवस्था नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों को टक्कर देने का लक्ष्य रख रही हो। मतलब आम तौर पर जब हम किसी राज्य की बात करते हैं तो दिमाग में एक सीमित सा नक्शा आता है। बिल्कुल, एक बंदी बंधाई व्यवस्था। हाँ, लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो महज एक राज्य नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा देश है जो एक राज्य की सीमाओं के भीतर धड़क रहा है। मेरा मतलब है भारत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश। सही कहा आपने। और ये समझना आज के समय में इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर काम करता है ना, तो उसकी नीतियां पूरे देश को प्रभावित करती हैं। जी। मैंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान, वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज का, जिसमें लगभग 30 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और सवाल थे, उसका गहराई से अध्ययन किया है। अच्छा। और इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम यहाँ केवल कुछ जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिकोड कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों को एक साथ कैसे साधा जाता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है, हम इस पूरी मशीनरी को समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब मैंने इस राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि मतलब इतने बड़े और जटिल राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है प्रशासन का विकेंद्रीकरण। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए एक द्विसदनीय विधानमंडल यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद, है ना? बिल्कुल। अब अगर आप राजस्थान जैसे राज्यों को देखें तो वहां ये द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। अरे, मुझे लगा था कि हर बड़े राज्य में ऐसा ही होता होगा। नहीं, राजस्थान में केवल एक सदन है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां पूर्वांचल की जरूरतें पश्चिमी यूपी से बिल्कुल अलग हैं, वहां नीतियों पर विचार करने के लिए एक अतिरिक्त वैधानिक स्तर का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत तार्किक है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है। मतलब ये आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। एकदम सही। यूपी विधान परिषद की स्थापना 1937 में ही हो गई थी। बाप रे। हाँ, इसकी पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी। आप सोचिए, उस दौर में भी लोगों को समझ आ गया था कि इतने विशाल क्षेत्र को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। बिल्कुल। और ये बहुस्तरीय नजरिया सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये जमीनी स्तर पर भी काम करता है। क्या आप ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के फर्क की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उस दस्तावेज में पढ़ा था कि वहां ग्रामीण और शहरी प्रशासन के लिए बिल्कुल अलग कानून है। जी बिल्कुल। जमीनी प्रशासन के लिए यूपी में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। पहला है 1947 का उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, जो ग्रामीण इलाकों के लिए है। हाँ, लेकिन जो नियम एक गांव पर लागू होते हैं वो कानपुर जैसे औद्योगिक शहर पर काम नहीं कर सकते। जाहिरा। इसीलिए 1947 का वो पंचायत अधिनियम शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। शहरों के लिए 1959 में एक बिल्कुल अलग उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम बनाया गया। अरे वाह। मतलब प्रशासन एक जैविक चीज की तरह है जो जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि राज्य के भीतर जिलों की सीमाएं और उनके नाम भी बदलते रहते हैं। जैसे 2008 में अलीगढ़ मंडल के तहत एक जिले का नाम बदलकर कांशीराम नगर कर दिया गया था। हाँ, जिसे अब कासगंज कहते हैं ना। वो राज्य का 71वां जनपद बना था। सही कहा। ये प्रशासन को जनता के करीब ले जाने का तरीका है। और अगर हम नेतृत्व की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी। और दिलचस्प बात यह है कि उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है और वे नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये प्रशासनिक ताना बाना इतना विशाल है कि इसमें नेतृत्व किसी एक सीमित पृष्ठभूमि से बनकर नहीं रहता। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई प्रशासनिक मशीनरी की। लेकिन ये मशीनरी बिना ईंधन के तो चल नहीं सकती। एकदम सही। और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें उस जमीन को समझना होगा जहां से ये अर्थव्यवस्था पनपती है। भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। जी। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। हाँ, लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। और इसका फैलाव मतलब इसके सबसे पश्चिमी छोर पर शामली जिला है
जो एकदम पश्चिमी सीमा बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ की विविधता देखिए, एक तरफ इतने घने बसे शहर हैं और दूसरी तरफ ललितपुर जैसा जिला है जो झांसी डिवीजन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ का जनघनत्व पूरे राज्य में सबसे कम है। हाँ, केवल 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बस 242। ऐसा क्यों? देखिए, इसका कारण बुंदेलखंड का पठारी भूगोल है। वहाँ की जमीन पथरीली है, पानी की समस्या रही है, इसलिए वहाँ घनी आबादी नहीं बसी। लेकिन यहाँ प्रकृति ने कुछ और दिया है। अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि यूरेनियम झांसी में पाया जाता है। हाँ, मैंने भी यही सुना था। लेकिन असल में यूरेनियम के भंडार उसी शांत और कम आबादी वाले ललितपुर में पाए जाते हैं। अरे वाह, मतलब जहाँ खेती मुश्किल है वहाँ जमीन के नीचे ऊर्जा छिपी है। बिल्कुल। और प्रकृति की बात करें तो राज्य के राजकीय प्रतीक भी इस विविधता को दिखाते हैं। जैसे दलदली इलाकों का बारासिंगा राजकीय पशु है, विशाल सारस पक्षी है, पलाश का फूल राजकीय पुष्प है और हॉकी राजकीय खेल है। हाँ, तो ये सब बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था पर वापस आएं कि इतने लोगों का पेट कैसे भरता है, तो उस दस्तावेज में एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी का जिक्र था। हाँ, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत खास है, जो 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। क्या एक जिले को केवल एक उत्पाद तक सीमित कर देना जोखिम भरा नहीं है? क्या हम अर्थव्यवस्था को सिकोड़ नहीं रहे? देखिए, सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे सीमित करना नहीं बल्कि माइक्रो ब्रांडिंग कहते हैं। अच्छा। जब आप एक जिले में किसी एक पारंपरिक उत्पाद पर पूरा जोर लगाते हैं तो वहां एक पूरी सप्लाई चेन अपने आप विकसित हो जाती है। कच्चे माल वाले, कारीगर, पैकेजिंग सब एक जगह आ जाते हैं। ओह। और इससे वो उत्पाद वैश्विक बाजार में था जाता है। मतलब ये 75 जिलों को 75 ग्लोबल ब्रांड्स में बदलने की तैयारी है। अब समझ आया। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं उनके लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि यानी बीआरजीएफ योजना भी है, जिसमें 35 जिले शामिल हैं, है ना? जी। और एक और योजना थी निर्मल भारत अभियान, जिसमें रिवॉल्विंग फंड मिलता था। दस्तावेज में एक सवाल था कि कौन सा जिला नमूना जांच वाले 4 जिलों में नहीं था। हाँ, और उसका उत्तर वाराणसी था। वाराणसी उन 4 जिलों में शामिल नहीं था। सही कहा। और अगर ऊर्जा और किसानी की बात करें तो राज्य ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। क्या आपको पता है कि यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी नेडा का गठन कब हुआ था? शायद 1983 में। बिल्कुल, 1983 में। और आज पीएम कुसुम योजना उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें किसानों को सोलर पंप के लिए 60% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है। मतलब किसान अब डीजल पर निर्भर नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, अर्थव्यवस्था और योजनाओं से पेट तो भर जाता है, लेकिन राज्य की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो यही संस्कृति है। बिल्कुल। मुझे एक शब्द ने बहुत खींचा, चिकनकारी। लखनऊ की चिकनकारी। हाँ, हम सब ने चिकन के कुर्ते देखे हैं, लेकिन ये शब्द फारसी के चिक से आया है, जिसका मतलब है रेशमी धागों से कढ़ाई करना। ये संस्कृतियों के मिलन का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो वास्तुकला हैरान करती है। कुषाण काल में यमुना नदी के किनारे जो मथुरा कला विकसित हुई, अच्छा। हाँ, वो भरहूत और सांची कला का एक बहुत ही परिष्कृत रूप थी। और वाराणसी के सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप को ही ले लीजिए, जो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। जी, ये सब सिर्फ इमारतें नहीं है, ये इतिहास है। और ये इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, अखाड़ों की मिट्टी में भी है। कुश्ती और पहलवानी। हाँ, यूपी में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है और इसके लिए खास अखाड़े की मिट्टी तैयार की जाती है। बिल्कुल। और लोक नृत्यों की तो बात ही अलग है। हाँ, राहुला। और बुंदेलखंड में ही फसल कटाई के समय एक और नृत्य किया जाता है, शेरा। अरे वाह, शेरा नृत्य। मतलब जब मेहनत खेतों में रंग लाती है तब जश्न मनाया जाता है। सही बात है। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जुड़कर देखें तो ये सब आज राज्य की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। और इसी भविष्य की बात करें तो शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मैंने पढ़ा कि सितंबर 2021 में राष्ट्रपति जी ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी। जी। और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई है।
देखिए, भविष्य संवारने के लिए ये संस्थान बहुत जरूरी हैं, लेकिन 2026 के दस्तावेजों में 2 और विशाल लक्ष्य हैं। अच्छा, कौन से? पहला है राज्य की अर्थव्यवस्था को 2026 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये कैसे हासिल होगा? इसका जवाब है दूसरा लक्ष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे। अच्छा, जो 2026 तक पूरा होगा। हाँ। और प्रयागराज की बात आई है तो 2025-2026 में होने वाला महाकुंभ। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक तरफ $1 ट्रिलियन की आधुनिक इकोनॉमी और दूसरी तरफ एक पारंपरिक मेला, क्या महाकुंभ सच में अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान दे सकता है? देखिए, लोग अक्सर यही मात खा जाते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है। जब करोड़ों लोग एक शहर में आते हैं तो सरकार को पूरा कायाकल्प करना पड़ता है। सड़कें, अस्पताल, पुल सब बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और जब कुंभ खत्म हो जाता है तो वो आधुनिक ढांचा वहीं रह जाता है। इसे अर्थशास्त्र में लीप फ्रॉगिंग कहते हैं। मतलब एक लंबी छलांग। हाँ, महाकुंभ एक ऐसा बूस्टर है जो शहर को 10-15 साल आगे धकेल देता है और पर्यटन अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल लाता है। वाह, मतलब आप अपनी प्राचीन परंपरा से अपने सबसे आधुनिक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो साफ है कि उत्तर प्रदेश महज एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ये 1937 की विधान परिषद से लेकर 2026 के गंगा एक्सप्रेसवे तक की एक अद्भुत यात्रा है। सही कहा। अखाड़े की मिट्टी और ललितपुर के यूरेनियम से लेकर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन तक। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब कोई राज्य अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को, जैसे कि कुंभ या पारंपरिक कलाओं को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ इतने शानदार तरीके से जोड़ देता है, तो क्या विकास का ये मॉडल भविष्य में दुनिया के अन्य विकासशील क्षेत्रों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? जबरदस्त विचार हैं ये। क्या हम जड़ों से जुड़कर भी आसमान छू सकते हैं? बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम इसी सवाल को छोड़ जाते हैं। इस गहन अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।